कर्नल बलराज के चेहरे पे एक चौड़ी मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से खड़े हो गए। कबीर ने आगे बढ़कर उनके गले लगकर उनका आशीर्वाद लिया। कर्नल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आ गया मेरा चीता। अब लग रहा है कि घर में कोई बड़ा आया है। जयंत तुरंत दौड़कर आया और कबीर से हाथ मिलाते हुए मजाकिया लहजे में बोला कि वेलकम बैक कैप्टन। इस बार सोमालिया के डाकुओं से क्या कलेक्ट करके आए हो मेरे लिए? कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जयंत के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज लाया हूं जयंत, डिसिप्लिन, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। सब हंस पड़े सिवाय गायत्री बुआ के। उन्होंने अपनी बेटी कायरा को कोने से इशारा किया। कायरा, जो पूरी तरह से लाउड वेस्टर्न ड्रेस और भारी मेकअप में थी, कबीर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन कबीर का ध्यान अचानक हॉल के दूसरे कोने पे चला गया। वहां अनाहिता खड़ी थी। उसने एक सिंपल स्काई ब्लू कुर्ता और व्हाइट प्लाजो पहना हुआ था। उसके बाल एक रफ बन में बंधे थे और कानों में छोटे से झुमके थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवास बोर्ड और कुछ पेंट ब्रश थे। वो विला की एंट्रेंस वॉल पर एक खूबसूरत ट्रेडिशनल म्यूरल पेंटिंग बना रही थी। अनाहिता पेंटिंग करने में इतनी खोई हुई थी कि उसके गाल पर थोड़ा सा ब्लैक पेंट लगा हुआ था। कबीर की नजरें उस पर ठहर गई। उसकी सादगी और उसकी कला में जो फोकस था, वो कबीर को अजीब सा लगा। अनाहिता को भी महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो दोनों की आंखें मिल गई। कबीर की आंखों का वो गहरा करक सन्नाटा और अनाहिता की आंखों की वो मासूम चमक। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे ठहर गया। अनाहिता अजीब सी घबराहट में अपना ब्रश नीचे गिरा बैठी। वो तुरंत झुककर ब्रश उठाने लगी और अपनी मम्मा की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। शाम का वक्त था और पूरे विला को खूबसूरत लाइट से सजाया जा चुका था। संगीत की रस्म शुरू होने वाली थी और हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी। गायत्री बुआ एक तरफ खड़ी होकर कर्नल बलराज को देख रही थी, जो कबीर के साथ किसी बिजनेस डील पर बात कर रहे थे। गायत्री के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर कबीर की शादी कायरा से नहीं हुई तो थापर साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई तो उन्हें अनाहिता दिखाई दी, जो अपनी सहेली तारा के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके चेहरे की वो बेफिक्र मुस्कान गायत्री को अंदर ही अंदर चुभ रही थी। उन्होंने धीमे से कायरा का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा कि देखते रहना से कुछ नहीं होगा। कायरा, तुम्हें कबीर के करीब जाना होगा। वो लड़का हाथ से निकल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कायरा ने झुंझलाते हुए अपना ड्रिंक टेबल पे रखा और कहा कि मम्मा, वो मुझे देखता तक नहीं है। उसकी आंखें इतनी ठंडी है कि मुझे डर लगता है। गायत्री ने उसकी तरफ घूमकर देखा और कहा कि डरना बंद करो। रास्ता मैं बनाऊंगी, तुम्हें बस सही वक्त पे सही जगह होना है। रात के करीब 11 बज चुके थे और संगीत का फंक्शन अपने पूरे उफान पे था। जयंत स्टेज पे अपनी चचेरी बहन के साथ डांस कर रहा था और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। कबीर एक कोने में खड़ा हुआ शांत नजरों से सब देख रहा था। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग भी था। तभी अनाहिता दौड़ती हुई वहां से गुजरी। उसके लहंगे का एक हिस्सा टेबल के कोने से उलझने वाला था कि कबीर ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अनाहिता झटके से रुकी और उसकी सांसें तेज हो गई। कबीर ने बेहद संजीदा आवाज में कहा कि जरा संभल कर, यहाँ कांच का काम ज्यादा है। अनाहिता ने अपनी कलाई को धीरे से छुड़ाया और नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा कि थैंक यू। कबीर ने उनके चेहरे को देखा, जहां हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो कुछ और कहता कि तभी जयंत ने उसे आवाज दी और कबीर को मजबूरी में वहां से जाना पड़ा। अनाहिता ने राहत की सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल न जाने क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फंक्शन खत्म होने के बाद विला में धीरे धीरे सन्नाटा पसरने लगा। अनाहिता अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि वहां दूर के कुछ रिश्तेदार और उनके बच्चे पहले से ही बेड पे सोए हुए थे। पूरा कमरा सामान और कपड़ों से बिखरा पड़ा था। उसने थककर अपनी आंखें बंद की। दिन भर की भाग दौड़ के बाद उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि वो नीचे लाइब्रेरी रूम में चली जाती है, जहां अमूमन इस वक्त कोई नहीं होता, और वहां एक बड़ा सोफा था जहां वो आराम से सो सकती थी। अपनी चादर और तकिया उठाकर वो दबे पांव
सीढ़ियों से नीचे उतरी और लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वो बिना ज्यादा सोचे सोफे पे लेट गई और थकान की वजह से चंद मिनटों में ही गहरी नींद की आगोश में समा गई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नियति ने उसके लिए रात के इस सन्नाटे में क्या लिख रखा था। रात के करीब 3 बजे कबीर अपने लैपटॉप पे कुछ जरूरी सिक्योरिटी मेल्स चेक करने के बाद थककर अपने कमरे से बाहर निकला। उसे गहरी प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि लाइब्रेरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने झिझकते हुए कदम अंदर बढ़ाए ताकि वो लाइट्स बंद कर सके। लेकिन जैसे ही उसने पैर अंदर रखा सोफे पे अनाहिता को बेखबर सोते हुए देखकर उसके कदम वहीं जम गए। अनाहिता ठंड से थोड़ी सुकड़ी हुई थी और उसकी चादर जमीन पे गिर चुकी थी। कबीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर आगे बढ़कर बेहद खामोशी से उसकी चादर उठाई और उसके ऊपर डाल दी। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि उसके चेहरे पे एक अजीब सा मासूम सुकून था। कबीर खुद वहीं पास रखी एक आर्म चेयर पे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन थकान की वजह से उसकी भी आंखें लग गई। सुबह के ठीक 5 बजे गायत्री बुआ की आंख खुली। वो जानबूझकर कबीर के कमरे की तरफ जा रही थी ताकि कायरा को उसके कमरे के पास भेज सके। लेकिन तभी उसकी नजर लाइब्रेरी के खुले दरवाजे पे पड़ी। उन्होंने दबे पांव अंदर झांका और जो मंजर उन्होंने देखा, उनके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई। कबीर कुर्सी पे सोया हुआ था और अनाहिता सोफे पे थी। गायत्री ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उन्होंने तुरंत फोन निकालकर एक फोटो खींची और फिर बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी कि कोई दौड़ो, देखो इस घर की इज्जत क्या कर रही है। बलराज भाई साहब नीचे आइए। उनकी चीख पुकार सुनकर विला के नौकर कर्नल बलराज, जयंत और अनाहिता की माँ मिसेस शर्मा घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आए। लाइब्रेरी का दरवाजा झटके से खुला और गायत्री बुआ ने अंदर का नजारा सबके सामने ला खड़ा कर दिया। अनाहिता हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी आंखें नींद से भरी थी और बाल बिखरे हुए थे। कबीर भी एक झटके में खड़ा हो गया। उनकी आंखें एकदम ठंडी और सतर्क थी। गायत्री बुआ ने अनाहिता की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा कि शर्म नहीं आई तुम्हें? इस थापर खानदान की नाक कटवा दी। रात भर तुम इस मर्द के साथ इस बंद कमरे में क्या कर रही थी? मिसेस शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रोते हुए अनाहिता के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली कि मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। गायत्री तुम झूठ बोल रही हो। अनाहिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हकलाते हुए बोली कि मम्मा, मैं सिर्फ सोने आई थी क्योंकि ऊपर कमरा भरा हुआ था, मेरा यकीन करो। कर्नल बलराज का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका रौबदार वजूद कांप रहा था। उन्होंने कबीर की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था। कबीर ने अपनी भारी आवाज में कहा कि बुआ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अनाहिता इस घर की मेहमान है और जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सो रही थी। गायत्री ने तुरंत अपना फोन आगे कर दिया और कहा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती कबीर। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम दोनों सुबह के इस वक्त एक साथ इस कमरे में क्या कर रहे थे? अब पूरी विला में मेहमानों की कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कर्नल बलराज ने एक गहरी सांस ली। उनका फैसला हमेशा पत्थर की लकीर होता था। उन्होंने कबीर की आंखों में देखा और कहा कि कबीर, बात चाहे जो भी हो लेकिन इस लड़की की इज्जत पे आंच आई है और हमारे खानदान का नाम उछाला गया है। इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम्हें अनाहिता से इसी वक्त शादी करनी होगी। अनाहिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए पीछे हटी। कबीर ने कर्नल बलराज को देखा और बेबसी से कहा कि दादू, वो मुझसे 10 साल छोटी है। उसकी एक पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। आप ये क्या कह रहे हैं? कर्नल बलराज ने अपनी लाठी जमीन पे पटकी और कहा कि ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम बेगुनाह हो तो इसकी इज्जत को अपना नाम दो, वरना ये दुनिया इसे जीने नहीं देगी। जयंत ने कबीर का हाथ पकड़ा। वो भी हैरान था। गायत्री बुआ का चेहरा अंदर ही अंदर खिल उठा था। उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा था। हालांकि वो कायरा की शादी कराना चाहती थी, लेकिन कबीर को एक ऐसी लड़की के साथ बांधकर जो उम्र में इतनी छोटी थी, वो कबीर को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी।
विला के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और अगले ही हफ्ते एक सादे समारोह में कबीर और अनाहिता का निकाह यानी कि शादी तय कर दी गई। शादी की रात विला के एक कोने के कमरे को फूलों से सजाया गया था। अनाहिता अपने भारी लाल जोड़े में बैठ के एक कोने पे बैठी सिसक रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तभी दरवाजा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी का कोट उतारा और उसे चेयर पे फेंक दिया। अनाहिता डरकर और सिमट गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने अलमारी से अपनी कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर निकाला और सीधे वॉशरूम चला गया। जब वो 10 मिनट बाद बाहर आया तो अनाहिता ने अपनी ज्वेलरी टेबल पे रख दी थी और उसकी आंखों का काजल फैल चुका था। कबीर सोफे पे बैठ गया और उसने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा कि यहाँ आओ। अनाहिता। अनाहिता डरते हुए कदमों से उसके पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने टेबल पे रखी खाने की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि खाना खा लो, दिन भर से भूखी हो। अनाहिता ने सिर हिलाकर मना कर दिया। कबीर ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अनाहिता, मैं जानता हूँ ये शादी तुम पर थोपी गई है और तुम मुझसे नफरत कर रही होगी, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये कमरा तुम्हारा है, ये बेड तुम्हारा है, मैं सोफे पे सोऊंगा। तुम अपनी विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करोगी, अपने करियर पे ध्यान दोगी। जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करती, मैं एक शौहर की तरह तुम पे कोई हक नहीं जताऊंगा। हम दुनिया के सामने पति पत्नी है, लेकिन इस कमरे के अंदर तुम पूरी तरह आजाद हो। अनाहिता ने अपनी नम आंखों से कबीर के उस सख्त लेकिन बेहद सुरक्षित चेहरे को देखा। कबीर उठकर सोफे पे लेट गया और लाइट्स बंद कर दी। कमरे के सन्नाटे में अनाहिता को पहली बार महसूस हुआ कि कबीर जितना सख्त दिखता है, उसका दिल उतना ही साफ है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अनाहिता वापस अपने कॉलेज जाने लगी और कबीर दिन भर अपनी मरीन फर्म के कामों में व्यस्त रहता। दोनों के बीच एक अनकहा सा फासला था, लेकिन उस फासले में एक दूसरे के लिए इज्जत थी। एक शाम अनहिता कॉलेज से लेट हो गई थी और तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। विला के गेट पे कोई गाड़ी नहीं थी। वो भीगती हुई जैसे ही एंट्रेंस पे पहुंची, उसने देखा कि कबीर अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। उसकी ब्लैक शर्ट बारिश में थोड़ी भीग चुकी थी। अनहिता को देखते ही उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने पास आकर कहा कि इतनी लेट क्यों हुई हो। अनाहिता ने डरते हुए कहा कि कबीर भाई, वो बस बस छूट गई थी। भाई शब्द सुनते ही कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अनाहिता का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बेहद कम और भारी आवाज में कहा, शट अप। खबरदार जो आज के बाद मुझे भाई कहा तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अनाहिता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। अनाहिता उसकी इस कड़क आवाज से दहल गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कबीर ने तुरंत अपना हाथ हटाया। उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उसने अनाहिता के आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और धीमी आवाज में कहा कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन दोबारा वो लफ्ज मत इस्तेमाल करना। उस रात के बाद से दोनों के बीच का सन्नाटा थोड़ा कम होने लगा। अनाहिता देर रात तक अपनी पेंटिंग्स बनाती और कबीर चुपचाप सोफे पर बैठकर उसे देखता रहता। एक रात कबीर ऑफिस से बहुत थका हुआ लौटा। उसके सिर में बहुत तेज दर्द था और आंखें लाल थी। वो सोफे पे बैठकर अपनी कनपटी दबा रहा था। अनाहिता ने अपनी किताबें रखी और धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। उसने झिझकते हुए अपने नरम हाथ कबीर के सिर पे रखे और धीरे धीरे दबाने लगी। कबीर ने अपनी आंखें खोली और उसकी मासूमियत को देखा। उसने अनाहिता की कलाई थाम ली। अनाहिता ने शर्माकर कहा कि क्या हुआ। कबीर ने कहा कि दर्द गायब हो गया। अनाहिता मुस्कुराई और बोली कि अभी तो मैंने ठीक से दबाया भी नहीं। कबीर ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और कहा कि जब कोई इतनी शिद्दत से ख्याल रखने वाला हो तो दर्द ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अनाहिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और कबीर के दिल की धड़कन उस रात पहली बार अपनी युवा पत्नी के लिए तेजी से धड़कने लगी थी। इधर विला में जयंत और अनाहिता की सहेली तारा के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जयंत ने कर्नल बलराज से साफ कह दिया था कि वो तारा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। कर्नल बलराज बहुत खुश हुए और उन्होंने तय किया कि जयंत की शादी के साथ ही कबीर और अनाहिता के रिसेप्शन भी उसी दिन बड़े पैमाने पे किया जाएगा, ताकि जो दाग खानदान पे लगा था वो पूरी तरह धुल जाए।
गायत्री बुआ ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उनका बनाया हुआ जाल अब कबीर और अनाहिता को करीब ला चुका था और उनकी बेटी कायरा पूरी तरह से इस खेल से बाहर हो चुकी थी। जयंत की शादी के फंक्शन के दिन शुरू हो चुके थे और पूरा विला एक बार फिर रोशनी से जगमगा रहा था। अनाहिता आज डार्क ग्रीन कलर के सिल्क लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखों में हल्का सा काजल था। कबीर ब्लैक शेरवानी में किसी राजा की तरह लग रहा था। जब वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे तो गायत्री बुआ अचानक उनके सामने आई। उनकी आंखों में इस बार कोई चालाकी नहीं बल्कि एक अजीब सी हार थी। उन्होंने कबीर और अनाहिता के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा कि कबीर, अनाहिता, मुझे माफ कर देना। उस रात जो कुछ भी हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने जानबूझकर तुम दोनों को बदनाम करने के लिए वो तस्वीरें खींची थी ताकि मैं कबीर की शादी कायरा से कर सकूं। लेकिन तुम दोनों की पाकीज़गी और एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मेरा जमीर मुझे रोज कोसता है। मुझे माफ कर दो, वरना मैं कभी चैन से नहीं मर पाऊंगी। कबीर ने अनाहिता की तरफ देखा। अनाहिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें कोई करवाहट नहीं थी। कबीर ने आगे बढ़कर गायत्री बुआ के हाथ पकड़े और कहा, बुआ, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर आपने वो आग न लगाई होती तो मुझे कभी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यानी अनाहिता नहीं मिलती। मैं आपको माफ करता हूँ। अनाहिता ने भी मुस्कुराकर गायत्री बुआ के गले लगकर उनका दिल साफ कर दिया। पूरे विला में जैसे एक सुकून की लहर दौड़ गई। कल्याण बलराज दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फंक्शन खत्म होने के बाद कबीर और अनाहिता अपने कमरे में आए। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी और चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। अनिता बेड के किनारे बैठी खिड़की से बाहर चमकते चांद को देख रही थी। कबीर उसके पास आया और उसने अनाहिता का हाथ अपने हाथों में लिया। उसने बेहद मोहब्बत भरी आवाज में पूछा कि क्या सोच रही हो अनाहिता। अनाहिता ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई करक सन्नाटा नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह चाहत थी। अनाहिता ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समझ रही थी वो असल में मेरे रब का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। कबीर ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि कबीर की बाहों से ज्यादा सुरक्षित और मुकम्मल जगह इस पूरी दुनिया में उसके लिए और कोई नहीं थी। दूर आसमान पे चमकता हुआ चांद भी उन दोनों के इस रूहानी मिलन पर मुस्कुरा रहा था। कबीर और अनाहिता की इस रूहानी मिलन को बीते कुछ महीने हो चुके थे। चंडीगढ़ में हल्की ठंडी की शुरुआत हो चुकी थी और विला के बगीचे में खिले सफेद गुलाबों पर सुबह की ओस चमक रही थी। अनाहिता अपने फाइनल ईयर के विजुअल आर्ट्स प्रोजेक्ट में पूरी तरह व्यस्त थी। कमरे में एक कोने में उसका बड़ा सा कैनवास रखा था, जिस पर उसने एक समंदर की लहरों के बीच फंसे जहाज और उसे बचाने वाले एक नाविक की तस्वीरें उकेरी थी। उस नाविक का चेहरा कबीर से हूबहू मिलता था। वो ब्रश हाथ में लिए आखिरी टच दे रही थी कि तभी पीछे से कबीर के जूतों की आहट गूंजी। कबीर ने अपनी मरीन सिक्योरिटी फर्म की करक 3 पीस सूट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहली वाली ठंडी सख्ती नहीं थी। वो अनाहिता के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई कैनवास पर पड़ी तो अनाहिता ने मुस्कुराकर शीशे में उसे देखा। कबीर ने बेहद खामोशी से उसके हाथ से ब्रश लिया और उसे साइड में रखकर अनाहिता के दोनों कंधों पर अपने मजबूत हाथ रख दिए। कबीर की गहरी भारी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी, आज तुम्हारा फाइनल सबमिशन है अनाहिता, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अनाहिता ने घूमकर उसके कोट का बटन ठीक करते हुए लाड से कहा, कबीर, पेंटिंग का ये आखिरी स्ट्रोक बाकी था। अगर ये मुकम्मल नहीं होता तो मेरा पूरा साल खराब हो जाता। और वैसे भी जब मेरे पास दुनिया का सबसे पाबंद इंसान मौजूद है तो मैं लेट कैसे हो सकती हूँ। कबीर के चेहरे पे एक दुर्लभ खूबसूरत मुस्कान आ गई जो वो सिर्फ अनाहिता के सामने ही जाहिर करता था। उसने अनाहिता के गाल पर लगे नीले रंग के पेंट को अपने अंगूठे से बेहद धीरे से साफ किया। उसके इस छुअन से अनाहिता की सांसें कुछ पलों के लिए थम गई। कबीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा कि मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट में नीचे आओ। कबीर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अनाहिता ने अपने दिल पे हाथ रखा जो आज भी कबीर के इतने करीब आने पर बिल्कुल उसी तरह धड़कता था जैसे उनकी शादी की पहली रात को धड़का था।
दोपहर के वक्त विला के डाइनिंग हॉल में कर्नल बलराज और जयंत बैठे हुए थे। जयंत और तारा की शादी की तारीखें तय हो रही थी, इसीलिए घर में एक बार फिर उत्सव का माहौल था। तभी कबीर और अनाहिता कॉलेज से वापस लौटे। अनाहिता के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसका प्रोजेक्ट कॉलेज में सबसे बेहतरीन चुना गया था। जयंत ने तुरंत अपनी सीट से उठकर अनाहिता को बधाई दी और मजाकिया लहजे में कबीर से कहा कि भाई, अब तो मान लो कि हमारी भाभी इस थापर खानदान की सबसे बड़ी स्टार है। आपकी बंदूकें और जहाज इनकी पेंटिंग्स के सामने बिल्कुल फीके हैं। कर्नल बलराज ने अपनी लाठी टेबल से टिकाई और हंसते हुए बोले कि बिल्कुल सही कहा जयंत। कबीर ने पूरी जिंदगी सिर्फ समंदर की लहरों को संभालना सीखा था, लेकिन इस घर में रंगों को बिखेरने का काम मेरी इस बच्ची ने किया है। कबीर ने एक नजर अनाहिता पे डाली, जो कर्नल बलराज की बातें सुनकर शर्माकर अपनी मम्मा के पास चली गई थी। शाम ढलते ही विला में जयंत और तारा की प्री वेडिंग कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई। इस बार मेहमानों की लिस्ट बहुत लंबी थी, क्योंकि कर्नल बलराज अपने छोटे पोते की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। पूरा विला कांच के बड़े बड़े झुमरों और नीली रोशनी से नहाया हुआ था। कबीर मेहमानों के बीच खड़ा अपनी फॉर्म के कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार हॉल के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी। तभी अनाहिता ने हॉल में कदम रखा। उसने इस बार एक बेहद खूबसूरत पेस्टल पिंक कलर की जरोदरी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी। उसके बाल एक सलीके से बंधे जूड़े में बंधे थे। उसमें सफेद मोगरे के फूलों का गजरा लगा हुआ था। गले में एक साधारण सा हीरो का पेंडेंट चमक रहा था। कबीर का ध्यान अपने क्लाइंट्स की बातों से पूरी तरह हट गया। वो बस देखता रह गया। अनाहिता की सादगी में जो एक कशिश थी, वो वहां मौजूद हर महंगी पोशाक और लाउड मेकअप पर भारी पड़ रही थी। जयंत ने कबीर को इस तरह खोया हुआ देखा तो उसके कान के पास आकर फुसफुसाया कि कैप्टन, दुश्मन पे नजरें रखने की आपकी ट्रेनिंग आज पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि आपकी नजरें खुद अपनी बेगम पे आकर अटक गई है। कबीर ने जयंत को घूर कर देखा, लेकिन अपनी मुस्कान को छिपा नहीं सका। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अनहिता के पास पहुंचा, जो अपनी सहेली तारा को बधाई दे रही थी। कबीर को अपने इतने करीब देखकर तारा मुस्कुराई और अनाहिता को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। अनाहिता ने नजरें उठाकर कबीर को देखा। कबीर ने ब्लैक कलर की बंद गला शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो किसी रियासत के वारिस जैसा लग रहा था। कबीर ने धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अनाहिता, इतनी कि मेरा यहाँ आए मेहमानों पे ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। अनाहिता ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए अपनी झुकी हुई पलकों के बीच उसे देखा और कहा कि कबीर, इतनी लोगों के सामने ऐसी बातें मत कीजिए, कोई देख लेगा। कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गई। कबीर ने कहा कि देखने दो, तुम मेरी पत्नी हो। इस पूरे हक के साथ मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। तभी पार्टी का म्यूजिक धीमा हुआ और जयंत ने स्टेज से कबीर और अनाहिता को डांस फ्लोर पे आने का इशारा किया। कबीर ने बिना किसी झिझक के अनाहिता का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर के बीचों बीच ले आया। कबीर का एक हाथ अनाहिता की कमर पे टिका और अनाहिता का हाथ कबीर के मजबूत कंधे पर। जैसे ही धीमा रोमांटिक सूफी संगीत गूंजा, दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर थिरकने लगे। कबीर की बाहों का वो घेरा अनाहिता को ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साजिश अब उन्हें अलग नहीं कर सकती। देर रात जब पार्टी खत्म हुई और विला में शांति छा गई, कबीर और अनाहिता अपने कमरे में वापस लौटे। अनाहिता खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से चंडीगढ़ की ठंडी रात और आसमान में पूरा खिला हुआ चांद साफ नजर आ रहा था। कबीर पीछे से आया और उसने अनाहिता को अपने सीने से लगा लिया। कबीर की सांसें अनाहिता के कानों के पास महसूस हो रही थी। कबीर ने कहा कि अनाहिता, उस लाइब्रेरी वाली रात से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी मुकम्मल हो जाएगी। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए बना हूँ, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया। अनाहिता ने पीछे मुड़कर कबीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, कबीर, मोहब्बत सिर्फ उम्र या वक्त देखकर नहीं होती, ये तो वो एहसास है जो सही इंसान के मिलने पर खुद ब खुद रूह में उतर जाता है। कबीर ने उसके आंसू चूमे और उसे अपनी बाहों में और कस लिया।
विला की खिड़की से आती ठंडी हवा और आसमान में चमकता हुआ चांद गवाह था कि दो अलग दुनिया के लोग जो एक साजिश के तहत मिले थे आज एक दूसरे की धड़कन और मुकम्मल जहान बन चुके थे। उनकी ये दास्तां अधूरी शुरुआत से शुरू होकर एक मुकम्मल और अटूट मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी। जयंत और तारा की शादी के बाद थापर विला में कुछ हफ्तों के लिए एक बेहद सुकून भरा सन्नाटा पसर गया था। कर्नल बलराज कुछ दिनों के लिए अपने पुराने आर्मी दोस्तों से मिलने शिमला गए हुए थे और जयंत तारा अपने हनीमून के लिए देश से बाहर थे। पूरे आलीशान विला में कबीर और अनाहिता जैसे एक बिल्कुल नई और एकांत दुनिया में जी रहे थे। सुबह की पहली किरण जब कांच की बड़ी खिड़कियों से छनकर उसके कमरे में दाखिल हुई तो अनाहिता की आंखें कबीर के सीने पे टिकी थी। कबीर अब भी सो रहा था। उसकी घनी पलकें मुंदी हुई थी और चेहरे पे वो करक शख्सियत की जगह एक अजीब सा मासूमियत थी। अनाहिता ने बहुत धीरे से अपनी उंगलियां कबीर के बिखरे हुए बालों में चलाई। कबीर ने नींद में ही अपनी मजबूत बाहें अनाहिता की कमर के इर्द गिर्द और कस ली। कबीर ने बिना आंखें खोले बेहद भारी और सोई हुई आवाज में कहा, अगर सुबह की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो इंसान कभी काम पे न जाए। अनाहिता के चेहरे पे एक गहरी मुस्कान आ गई। वो उसकी बाहों से थोड़ा आजाद होने की कोशिश करती हुई हंसकर बोली कि कैप्टन कबीर थापर, आपकी मरीन सिक्योरिटी टीम आपका इंतजार कर रही होगी और मुझे भी आज अपनी नई एग्जीबिशन के सिलसिले में गैलरी जाना है, प्लीज छोड़िए। कबीर ने अपनी गहरी काली आंखें खोली। उन आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा था, अनाहिता। उसने अनाहिता का हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी उंगलियों को चूमते हुए सोफे की तरफ देखा जहां कभी वो शादी के शुरुआती दिनों में सोया करता था। कबीर ने संजीदगी से कहा कि उस सोफे से लेकर इस बेड तक का सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। अनी, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वाकई मेरी हो। अनाहिता ने उसकी आंखों में देखते हुए भावुक होकर जवाब दिया कि मैं हमेशा से आपकी ही थी कबीर, बस हमें इस सच तक पहुंचने के लिए एक तूफान से गुजरना पड़ा। दोपहर के वक्त अनाहिता चंडीगढ़ की एक मशहूर आर्ट गैलरी में खड़ी थी। उसकी बनाई हुई म्यूरल और कैनवास पेंटिंग को वहां डिस्प्ले किया गया था। कला के कदरदान ने उसकी कला की तारीफ कर रहे थे। अनाहिता एक पोस्टल के सूट में बने बालों को खुला छोड़े हुए बेहद शालीन लग रही थी। तभी भीड़ में से एक जाना पहचाना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा। ये गायत्री बुआ थी। पिछले कुछ महीनों में गायत्री बुआ पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके चेहरे का वो घमंड और लालच अब मिट चुका था। उनके हाथ में एक छोटा सा बुके था। गायत्री बुआ ने धीमी आवाज में झिझकते हुए कहा कि अनाहिता। अनाहिता मुड़ी और बुआ को देखकर उसके चेहरे पे कोई चीज सिकन आ गई। उसने आगे बढ़कर बुआ के पैर छुए। गायत्री बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनाहिता को गले से लगा लिया और रुंधे गले से बोली कि मुझे आज भी अपने किए पे बेहद शर्मिंदगी होती है। बेटा, मैंने अपनी बेटी के लालच में तुम जैसी मासूम बच्ची पे इतना बड़ा लांछन लगाया था, लेकिन तुमने और कबीर ने मुझे जो इज्जत दी है उसने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। तुम्हारी ये पेंटिंग्स सच में बहुत खूबसूरत है। अनाहिता ने बुआ का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा कि बुआ, मैंने आपसे कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस रात वो सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं कबीर के दिल की गहराइयों को कभी जान नहीं पाती। आप प्लीज पुराना सब भूल जाइए। अब आप हमारी बुआ हैं और हमेशा रहेंगी। गायत्री बुआ ने राहत की सांस ली। कबीर भी उसी वक्त गैलरी में दाखिल हुआ। उसने बुआ को अनाहिता के साथ हंसते हुए देखा तो दूर से ही कबीर ने बुआ को देखकर सिर झुकाकर सम्मान दिया। रिश्तों की ये करवाहट अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। रात का वक्त था। विला के रूफ टॉप पे कबीर ने अनाहिता के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। चारों तरफ धीमी मोमबत्तियां जल रही थी और बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। कबीर ने अपनी करक शेरवानी और सूट छोड़कर आज एक बेहद सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी थी। अनहिता जब छत पे आई तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कबीर ने वाइन के दो ग्लास लिए हुए थे जिनमें से एक में अनहिता के लिए उसका पसंदीदा फ्रूट जूस था। अनहिता ने कबीर के करीब आते हुए पूछा कि ये सब क्या है कबीर, आज कोई खास दिन है क्या? कबीर ने उसे जूस का ग्लास देते हुए और बेहद करीब आकर कहा कि हाँ, आज का दिन बहुत खास है। आज से ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को तुम पहली बार इस विला में आई थी।
तब तुम सिर्फ एक आर्ट स्टूडेंट थी जो अपनी पेंटिंग्स में खोई रहती थी, और मैं सिर्फ एक फौजी था जिसके दिल में सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। अनाहिता ने ग्लास को टेबल पे रखा और सीधे कबीर के सीने से लग गई। उसने कबीर की धड़कनों को महसूस किया जो सिर्फ उसके लिए चल रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि आज। कबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए और उसकी आंखों में डूबकर कहा कि और आज। तुम मेरी रूह हो अनी। तुम्हारी इन मासूमियत ने मेरे अंदर के उस सख्त इंसान को पिघला दिया। अब मुझे समंदर की लहरों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा किनारा तुम हो। कबीर ने झुककर अनाहिता के होठों पे अपनी मोहब्बत की पहली सबसे गहरी और शिद्दत भरी मुहर लगा दी। अनाहिता ने आंखें बंद कर ली। हवाएं कुछ और ठंडी हो गई और आसमान का चांद बादलों के पीछे छिप गया, जैसे वो इस मुकम्मल जोड़े की पाकीज़ा मोहब्बत को एकांत देना चाहता हो। उनकी कहानी जो एक साजिश और बदनामी के साए में शुरू हुई थी, आज थापर विला की सबसे खूबसूरत और अमर दास्तां बन चुकी थी। उम्र का वो 10 साल का फासला अब उनके बीच का अंतर नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत का सबसे मजबूत ढाल बन चुका था। दिन बीतते गए और चंडीगढ़ की सर्दियां अब गहरी हो चुकी थी। सुबह के वक्त पूरे विला के इर्द गिर्द कोहरे की एक सफेद चादर लिपटी रहती थी। कर्नल बलराज शिमला से वापस लौट आए थे और जयंत तारा भी अपने सफर से वापस आ चुके थे। विला में एक बार फिर सभी अपनों की चहल पहल थी। अनाहिता रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना रही थी, जबकि तारा टेबल पे नाश्ते की प्लेट सजाने में उसकी मदद कर रही थी। कर्नल बलराज ने डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए बड़ी प्यार से आवाज लगाई कि अनाहिता बेटा, आज चाय के साथ तुम्हारे हाथ के वो खास पराठे भी मिल जाते तो इस बूढ़े फौजी का दिन बन जाता। अनाहिता रसोई से मुस्कुराते हुए बाहर आए, बोली कि दादू, आपके पराठे बिल्कुल तैयार हैं और कबीर के लिए उनकी ब्लैक कॉफी भी। तभी सीढ़ियों से कबीर नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके गहरे नीले रंग का एक वुलन स्वेटर पहना था और उसके हाथ में कुछ ऑफिस की फाइलें थी। कबीर को देखते ही जयंत ने मजाकिया लहजे में कहा कि भाई, अब तो आप होम मिनिस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। फाइलों को जरा साइड रखिए और नाश्ते पे ध्यान दीजिए। कबीर ने जयंत की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और अनाहिता के हाथ से कॉफी का मग लेते हुए कहा कि जब तक घर का माहौल इतना खूबसूरत हो, तब तक किसी भी काम का दबाव महसूस नहीं होता। नाश्ते के बाद कबीर को एक जरूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली निकलना था। अनाहिता उसे विला के पोर्च पर छोड़ने आई, जहां उसकी ब्लैक एसयूवी स्टार्ट खड़ी थी। कबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले अनाहिता की तरफ देखा, जिसके गाल ठंड की वजह से हल्के गुलाबी हो रहे थे। कबीर ने अनाहिता का हाथ अपने हाथ में लिया, जो इस बर्फीली हवा में थोड़ा ठंडा था। उसने अनाहिता के हाथों को सहलाते हुए कहा कि दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग्स है अनी, लेकिन मेरा दिल यही चंडीगढ़ में छूटा जा रहा है। अनाहिता ने मुस्कुराकर उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया और बेहद कोमल आवाज में कहा कि कबीर, आप सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहे हैं और मैं हर पल आपकी यादों के साथ यही हूँ। आप बिना किसी फिक्र के अपना काम संभालिए। कबीर ने उसके माथे को चूमा और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अनाहिता तब तक वहीं खड़ी रही जब तक कि गाड़ी विला के गेट से बाहर नहीं निकला। कबीर के जाने के बाद विला में अनाहिता का समय अपनी अगली बड़ी आर्ट गैलरी की तैयारी में बीत रहा था। इस बार वो रिश्तों के बदलते रंग थीम पर काम कर रही थी। शाम के वक्त जब वो अपने स्टूडियो वाली रूम में बैठी थी, तो एक नए कैनवास पे रंग भर रही थी। तब तारा वहां आई। तारा ने उसके पास बैठकर कहा कि अनाहिता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गायत्री बुआ के उस एक धोखे से शुरू हुई कहानी आज इतनी मुकम्मल इबादत बन जाएगी। तुम दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अनाहिता ने अपना ब्रश रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि हाँ तारा, शुरुआत बहुत दर्दनाक थी, लेकिन कबीर ने मुझे जो मान और सुरक्षा दी है, उसने मेरे दिल के हर डर को मिटा दिया है। वो मेरे पति ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। 2 दिन बाद कबीर की वापसी की रात थी। चंडीगढ़ में उस रात सीजन की सबसे भारी बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और खिड़कियों पे टकराती बारिश की बूंदों के बीच विला के लिविंग रूम में सब बैठे हुए थे। रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन कबीर का फोन नॉट रिचेबल आ रहा था। अनाहिता बेचैनी से बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ देख रही थी। कर्नल बलराज ने उसे परेशान देखकर कहा कि फिक्र मत करो बच्ची, कबीर एक फौजी की तरह ट्रेंड है।
वो रास्ते के हर तूफान से वाकिफ है। तभी विला के अहाते में गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। अनाहिता के चेहरे पे तुरंत राहत की सांस आई और वो बिना छाता लिए ही पोर्च की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी का दरवाजा खुला और कबीर बाहर निकला। वो पूरी तरह भीग चुका था और उसने कोट से पानी टपक रहा था। अनाहिता को इस तेज बारिश में अपनी तरफ दौड़ता देख वो चौंक गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अनाहिता को पोर्च की छत के नीचे खींच लिया। कबीर ने थोड़ी गुस्से और बेतहासा फिक्र के साथ कहा कि पागल हो क्या नी, इस कड़कती ठंड और बारिश में बाहर कौन आता है? अगर तबीयत खराब हो गई तो? अनाहिता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में 2 दिनों की जुदाई और इस वक्त की फिक्र साफ दिख रही थी। उसने सीधे आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ कबीर के भीगे हुए सीने पे रख दिए और रोनी सूरत बनाकर कहा कि आपका फोन नहीं लग रहा था कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा था। कबीर का गुस्सा उसकी इस मासूमियत के आगे एक पल में पिघल गया। उसने अपनी भीगी बाहों में अनाहिता को पूरी शिद्दत से समेट लिया। बारिश का पानी उन दोनों के वजूद को भिगो रहा था, लेकिन उनके दिलों की गर्माहट उस ठंड पर भी भारी थी। कबीर ने उसके कानों के पास बेहद धीमी और भारी आवाज में सरगोशी करते हुए कहा कि जब तक तुम मेरी सलामती की दुआ कर रही हो अनी, इस दुनिया का कोई भी तूफान मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अनाहिता के कबीर के भीगे हुए चेहरे को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने झुककर उसके होठों पे अपनी मोहब्बत की वो गर्माहट बिखेर दी जो इस बरसाती रात को हमेशा के लिए उनके जहन में अमर कर गई। कमरे में वापस आने के बाद कबीर ने कपड़े बदले और सोफे पर आकर बैठ गया। अनाहिता उसके लिए गर्म सूप लेकर आई। कबीर ने सूप का मगा साइड में रखा और अनाहिता को खींचकर अपने बराबर में बिठा लिया। उसने अनाहिता को खुले और हल्के भीगे बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, आज मुझे पूरी तरह एहसास हो गया है बेगम साहिबा कि कबीर थापड़ का ठिकाना अब समंदर के जहाज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये बाहें हैं। अनाहिता ने सर माकर अपना सिर उसके मजबूत सीने से टिका दिया जहां कबीर के दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। खिड़की से बाहर बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उस आलीशान विला के बंद कमरे के अंदर दो रूहें अपनी मोहब्बत के मुकम्मल जहां में पूरी तरह खो चुकी थी। उम्र का वो फासला, दुनिया की वो बातें और वो पुरानी साजिशें अब बहुत पीछे छूट चुकी थी और सामने था तो सिर्फ एक अटूट, पाकीज़ा और ताउम्र निभाने वाला प्यार। सर्दियों की वो जुदाई वाली रात थी जब चंडीगढ़ की हवाओं में हल्की सी गर्माहट घुलने लगी थी। पूरा थापर विला इस वक्त एक बेहद शांत और मखमली खामोशी में डूबा हुआ था। जयंत और तारा किसी पारिवारिक काम से शहर से बाहर थे और कर्नल बलराज अपने कमरे में गहरी नींद में थे। विला की ऊपरी मंजिल के मास्टर बेडरूम में धीमी पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अनाहिता बेड पे बैठी अपने लैपटॉप पे अपनी अगली विजुअल आर्ट्स एग्जीबिशन के फाइल पे कैटलॉग को देख रही थी। उसके चेहरे पर काम का थोड़ा तनाव था और बाल लापरवाही से एक तरफ कंधे पर बिखरे हुए थे। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और कबीर बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का ट्राउजर और एक ढीली ग्रे टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके गीले बाल माथे पे बिखरे हुए थे जिससे उसका वो सख्त फौजी लुक इस वक्त बेहद नफीस और घरेलू लग रहा था। कबीर ने कमरे में आते ही सीधे अनाहिता की तरफ देखा। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे लैपटॉप की स्क्रीन को धीरे से नीचे झुकाकर बंद कर दिया। अनाहिता ने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखा जो अब बेड के किनारे उसके बिल्कुल करीब बैठ चुका था। अनाहिता ने थोड़ी शिकायती लहजे में कहा कि कबीर, क्या कर रहे हैं आप? मुझे सुबह तक ये कैटलॉग गैलरी के मैनेजर को मेल करना है। सिर्फ 2 पेजों का काम बाकी है। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेहद संजीदगी से अनाहिता के हाथों से लैपटॉप लिया और उसे साइड टेबल पे रख दिया। फिर उसने अनाहिता के दोनों हाथों को अपने मजबूत और गर्म हाथों के घेरों में ले लिया। कबीर ने अपनी गहरी, भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा कि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ अनाहिता, तुम्हारी आंखें सिर्फ इस स्क्रीन पे टिकी है। कबीर थापर को नजरअंदाज करने की सजा क्या होती है शायद तुम भूल गई हो। अनाहिता ने कबीर की आंखों में झांका जहां इस वक्त एक अजीब सी शरारत और बेपनाह कशिश साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी धड़कनों को संभालते हुए नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कबीर, मैं बस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कबीर थोड़ा और करीब झुका। उसकी सांसों की गर्माहट अनाहिता के गालों पे महसूस होने लगी। कबीर ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से धीरे से ऊपर उठाया और बहुत कोमल लहजे में पूछा कि तुम बस क्या, अने?
क्या कोई वाकई लगता है कि मैं अपनी ही बीवी के सामने इस तरह एक अगले से काम से हार जाऊंगा? अनाहिता का पूरा वजूद इस छुअन से सिहर उठा। उसने अपनी उंगलियां कबीर की टी शर्ट के कपड़े में भींच ली और उनकी आंखों से देखते हुए पूरी साफ गोई से कहा कि कबीर, आप जब इस तरह करीब आते हो ना, तो मेरे लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं आज भी वही 20 साल की नासमझ लड़की हूँ जो आपकी एक डांट से डर जाती है। कबीर के होंठों पे गहरी दिलकश मुस्कान उभर आई। उसने अनाहिता के गहरे पे बिखरी बालों की लट को बेहद नजाकत से उसके कान के पीछे सरकाया। उसने कहा कि तब तुम सच में एक बच्ची थी अनी, लेकिन आज तुम मेरी दुनिया हो और एक शौहर का अपनी दुनिया का पूरा हक होता है। ये कहते हुए कबीर ने झुककर अनाहिता के माथे पे अपनी मोहब्बत का वो पहला गहरा स्पर्श अंकित कर दिया, जिसने अनाहिता के दिल के सारे अनकहे डरों को हमेशा के लिए मिटा दिया। अनाहिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह कबीर की मजबूत बाहों के हवाले कर दिया। कबीर की शिद्दत और उसका ये बेइंतहा प्यार अनाहिता को एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहां दुनिया का कोई कायदा, कोई साजिश या उम्र का कोई फासला मायने नहीं रखता था। कमरे की मध्यम रोशनी में दो रूहें एक दूसरे के वजूद में इस कदर विलीन हो रही थी कि रात का सन्नाटा भी उसकी धड़कनों के संगीत से गूंज उठा। अगली सुबह जब धूप की सुनहरी किरणें खिड़की के भारी पर्दों को चीरती हुई कमरे के अंदर आई, तो अनाहिता की आंखें खुली। वो कबीर के सीने पे सिर टिकाए सोई हुई थी। कबीर पहले से जगा हुआ था और बेहद तसल्ली से उसके शांत चेहरे को निहार रहा था। जैसे ही अनाहिता ने कबीर की तरफ देखा, उसने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ और कहा कि गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। अनाहिता ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में और छिपा लिया, जिससे कबीर की हल्की हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। खिड़की के बाहर चंडीगढ़ की सुबह अंगड़ाई ले रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर एक अधूरी शुरुआत से शुरू हुआ सफर अब एक मुकम्मल, अटूट और तामुर निभाने वाला खूबसूरत जहां में तब्दील हो चुका था। सूरज की वो गुनगुनी धूप अब पूरे विला के दलान में फैल चुकी थी। कर्नल बलराज हाथ में अखबार लिए लॉन में बैठे थे और दूर जयंत और तारा को किसी बात पर हंसते हुए देख रहे थे। घर का ये ठहराव और खुशियों की कर्नल बलराज की जिंदगी की असली कमाई थी। अनाहिता सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक बेहद खूबसूरत सफेद रंग की अनारकली सूट पहनी थी, जिस पर हल्के पीले रंग के धागों की कढ़ाई थी। उसके गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और चेहरे पे एक अजीब सा नूर था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ अपनों के बीच और एक मुकम्मल मोहब्बत की छांव में ही मिलता है। वो सीधे रसोई की तरफ बढ़ी, जहां गायत्री बुआ पहले से ही सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बुआ ने जैसे ही अनाहिता को देखा, उसके चेहरे पे एक ममता भरी मुस्कान आ गई। उसने अनाहिता के सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि आओ बेटा, तुम्हारी मम्मा का सुबह ही फोन आया था। वो कह रही थी कि इस बार तुम दोनों का कुछ दिनों के लिए उनके घर आना होगा। दामाद जी को भी तो फुर्सत मिलती नहीं, पर तुम कबीर को मना ही लोगी। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए चाय कप के ट्रे में सजाए और कहा कि बुआ, कबीर वैसे बहुत सख्त दिखते हैं, पर दिल के मामले में वो कभी मना नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे बात करूंगी। तभी डाइनिंग टेबल की तरफ से कबीर की भारी और कड़क आवाज सुनाई दी कि मेरी पीठ पीछे मेरी ही बेगम मेरे दिल के राज खोल रही है और मुझे खबर तक नहीं। कबीर लॉन की तरफ से अंदर आ रहा था। उसने आज फॉर्मल कपड़ों की जगह एक डार्क ग्रे स्वेटर और ब्लैक जीन्स पहनी थी, जिससे उसका वो रौबदार वजूद थोड़ा और सहज लग रहा था। जयंत ने तुरंत कबीर की तरफ दौड़ा और मजाक करते हुए कहा कि भाई, भाभी आपकी मरीन सिक्योरिटी टीम की चीफ नहीं, लेकिन आपके दिल की पूरी कमान उन्हीं के पास है। अब इस सच को कबूल कर ही लीजिए। कर्नल बलराज ने अपनी लाठी को हिलाते हुए जयंत की बात का समर्थन किया और हंसकर बोले कि बिल्कुल सही कहा जयंत। कबीर, अब तुम सिर्फ एक कैप्टन नहीं हो, एक शादीशुदा इंसान हो। जरा अपनी इस करक फौजी चाल को धीमी करो और अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताओ। कबीर ने अनाहिता की तरफ देखा, जो चाय की ट्रे पकड़े नजरें झुकाए खड़ी थी और उसके गालों पे हल्की सी लाली छा गई थी। कबीर आगे बढ़ा। उसने अनाहिता के हाथ से चाय की ट्रे ली और उसे टेबल पे रखते हुए बेहद धीमी आवाज में सिर्फ अनाहिता से कहा कि जब हुक्म अपनों का हो तो कैप्टन को भी सरेंडर करना पड़ता है। अनाहिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखा, जिसमें अब उस पुरानी साजिश का कोई खौफ नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक गहरा विश्वास था।
शाम के वक्त करीब कबीर और अनाहिता विला के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से बगीचे में टहल रहे थे, जहां अनाहिता ने अपने कुछ खास पौधे लगाए थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में शाम के धुंधले के बीच परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अनाहिता ने चलते चलते कबीर का हाथ थाम लिया। कबीर ने मजबूत और गर्म हाथ से उसकी उंगलियों को और कसकर भींच लिया। अनाहिता ने कबीर के चेहरे को देखते हुए कहा कि कबीर, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये सब कोई ख्वाब तो नहीं है। उस लाइब्रेरी वाली सुबह से लेकर आज इस बगीचे में आपके साथ चलने तक जिंदगी ने इतनी करवटें ली है कि मुझे यकीन नहीं होता। कबीर रुका और उसने अनाहिता को अपने सामने खड़ा कर लिया। उसकी गहरी शांत आंखें अनाहिता के चेहरे पर टिक गई। कबीर ने बेहद संजीदगी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि ख्वाब वो होते हैं नहीं जो आंख खुलते ही टूट जाते हैं, लेकिन जो हमारे बीच है वो एक ऐसी हकीकत है जिसे हमने हर तूफान से लड़कर कमाया है। उम्र का ये फासला या दुनिया की वो बातें कभी हमारे बीच की दीवार नहीं बनी थी, वो तो सिर्फ एक जरिया थी हमें करीब लाने का। तुम मेरी हकीकत हो अनाहिता। अनाहिता ने मुस्कुराकर अपना सिर कबीर के मजबूत सीने पे रख दिया। दूर आसमान पर पहला तारा चमक उठा था और थापर विला की वो आलीशान दीवारें इस बात की गवाह थी कि एक साजिश और बदनामी के साए से शुरू हुई ये अनोखी दास्तां आज एक मुकम्मल, पवित्र और कभी न खत्म होने वाले अमर प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद विला के लॉन में एक बेहद खूबसूरत और छोटी सी पारिवारिक महफिल सजी हुई थी। कर्नल बलराज, गायत्री बुआ, जयंत, तारा और अनाहता की मम्मा सब एक साथ बैठकर ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक और अपनों की आत्मीयता बिखरी हुई थी। अनाहिता अपनी नई पेंटिंग की सफलता की खुशी में सबके लिए अपनी पसंदीदा मिठाई परोस रही थी। तभी कबीर गाड़ी से उतरकर अहाते में दाखिल हुआ। उसने ब्लैक ओवरकोट पहना था और उसके चेहरे की वो पुरानी करक चुप्पी अब पूरी तरह एक गहरे संतोष में बदल चुकी थी। कबीर को आता देख कर्नल बलराज ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि आ गया मेरा कैप्टन, अब हमारी ये महफिल पूरी तरह मुकम्मल हो गई। कबीर सीधे अनाहिता के पास आया और सबके सामने बेहद शालीनता से उसके कंधे पे अपना हाथ रख दिया। अनाहिता ने नजरें उठाकर कबीर को देखा। कबीर की आंखों में इस वक्त दुनिया की सबसे सुरक्षित और गहरा सुकून था। उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और अनाहिता के हाथ में थमाते हुए बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा कि ये तुम्हारी अगली इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन के पास बुक है, टिकट्स हैं। पेरिस के लिए तुम्हारी कला को अब पूरी दुनिया में देखेगी। अनी अनाहिता की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने कबीर का हाथ दोनों हाथों में थाम लिया। कर्नल बलराज और जयंत ने तालियां बजाकर इस पल का स्वागत किया और गायत्री बुआ की आंखों में भी एक सुखद संतोष था कि उनके पुराने गुनाहों की राख से आज एक इतनी पाकीज़ा और मोहब्बत की इमारत खड़ी हो चुकी थी। रात के आखिरी पहर में जब सभी मेहमान और घरवाले अपने अपने कमरे में जा चुके थे, कबीर और अनाहिता अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। आसमान में चांद अपनी पूरी आबो हवा के साथ चमक रहा था और चंडीगढ़ की वो ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। कबीर ने पीछे से आकर अनाहिता को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया और अपना चीन उसके कंधों पे टिका दिया। अनाहिता ने कबीर की बाहों पर अपने हाथ रखे और आसमान के उस खूबसूरत चांद को देखते हुए बेहद मध्यम और रूहानी आवाज में कहा कि कबीर, हमारी कहानी की शुरुआत कितनी अजीब थी ना। एक बंद कमरा, दुनिया की झूठी तोहमतें और एक जबरन थोपा गया रिश्ता, लेकिन आज इस मोड़ पर आकर लगता है कि ऊपर वाले ने हमें उस हादसे को ही हमारी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा बना दिया। कबीर ने उसकी गर्दन पर अपनी सांसों की गर्माहट बिखेरते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। उसने अनाहिता के चेहरे को अपने दोनों हाथों से समेटा, जहां अब सिर्फ कबीर के नाम की चमक थी। कबीर ने पूरी शिद्दत और मोहब्बत से कहा कि शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो अनाहिता, लेकिन तुम्हारा ये कैप्टन अब ताउम्र के लिए तुम्हारी इन बाहों की पनाह में सरेंडर कर चुका है। तुम मेरा वो किनारा हो जिसके आगे मेरी हर मंजिल खत्म होती है। कबीर ने झुककर अनाहिता के माथे और होठों पे अपनी ताउम्र निभाने वाली मोहब्बत की आखिरी और सबसे मुकम्मल मुहर लगा दी। अनाहिता ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कबीर के सीने से लगा लिया। थापर विला की वो गवाह दीवारें, रात का वो सन्नाटा और आसमान की वो चमकता चांद
मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक साजिश और बदनामी के काले साए से शुरू हुई कैप्टन कबीर और मासूम अनाहिता की ये दास्तां आज दुनिया के सारे बंधनों और उम्र के फासलों को पार करके एक बेहद मुकम्मल, पवित्र और कभी न खत्म होने वाली अमर प्रेम कहानी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैप्टन कबीर और अनाहिता की इस दास्तान से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी जिंदगी में आने वाले सबसे बड़े हादसे असल में ऊपर वालों के दिए हुए सबसे खूबसूरत तोहफे होते हैं। साजिशें रचने वाले तो सिर्फ एक जरिया होते हैं, असली डोर तो वो खुदा ही हिलाता है जो दो अधूरी रूहों को मिलाकर एक मुकम्मल जहां बना देता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।